हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बड़ी आंत के बारे में। पिछले क्लास में हमने छोटी आंत के बारे में मैंने बताया था, उसका मेन पार्ट डीजेआई के बारे में। इसके अलावा वो म्यूकस और श्लेष्मा को भी स्रावित करता है। ये चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में करी थी। सबसे बड़ी बात जो छोटी आंत में बतानी आती है आपको, जो चीजें शायद आपको मैं बता नहीं पाया, वहां पे विलाई पाया जाता है उनके पास, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, विलाई, और इसके अलावा एक मिनी विलाई भी होता है। ठीक है, छोटे छोटे आपके जो उभार निकले रहते हैं ना, इसी उभार को विलाई कहा जाता है। ठीक है, इनकी चर्चा, हालांकि हम इनकी क्रिया जब होगी, पाचन तंत्र की क्रियाएं जीवों के अंदर यानी हम मनुष्य के अंदर कैसे होती है, उनकी जब चर्चा करेंगे तो ये भी चर्चा कर लेंगे कि विलाई का रोल कैसे होता है, शोषण की क्रिया में कैसे मदद करता है। इनकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। फिलहाल हम लोग आज बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो बड़ी आंत के बारे में। पीछे हम लोगों ने मुख के बारे में जान लिया, ग्रसनी चला गया, ग्रास नली में गया, ग्रास नली से भोजन। जरा समझिए कि कहां तक क्रम पहुंच गया है, अब कहां हमें पहुंचना बाकी है ना जी। जरा देखिए हम लोग कहां पहुंच गए हैं। तो पहले मुख में था, मुख से भोजन अंदर प्रवेश किया था। ठीक है, मुख से भोजन प्रवेश करने के बाद कहां चला गया था, मुख गुहा में। मुख गुहा से कहां पहुंच रहा था, ग्रसनी में। और ग्रसनी को भोजन कहां ले गए, उसके बाद हम लोग ग्रास नली में, ग्रास नली में ले गए। और ग्रास नली के बाद भोजन कहां चला गया, अमाशय में। अमाशय में जाने के बाद ये भोजन कहां गया, अमाशय के बाद ये पहुंच गया छोटी आंत में। तो अभी तक हमारी जो घटनाएं हुई थी वो कहां तक हुई थी, छोटी आंत तक। अर्थात कि हमारा भोजन मुख से कहां पहुंच गया है, छोटी आंत तक पहुंचा है। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग सिर्फ उनके अंगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जो पाचन तंत्र में शामिल है। फिर उनकी क्रियाओं को प्रॉपर तरीके से समझेंगे थोड़ा डिटेल में, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर किसी टाइप के क्वेश्चन आए तो आपसे छूटने नहीं चाहिए। मेरा मकसद है कि भोजन का क्रम कैसे बनता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले आपसे, तो आपका जैसे दे दीजिए, पहला ऑप्शन ये दे दिया। ठीक है, पहला ऑप्शन ये दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया कि मुख, ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रसनी, ग्रसनी, छोटी आंत, छोटी आंत, अमाशय, छोटी आंत और अमाशय। ऑप्शन में ये दे दिया, वो सीरीज बना सकता है, आपको बताना है कि कौन किस सीक्वेंस में है। कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज करने के लिए स्टार्ट करेगा मुख से, फिर मुख दे देगा, फिर ग्रसनी दे देगा, ग्रसनी देगा, ग्रास नली दे देगा, ग्रास नली दे देगा, उसके बाद ग्रहणी दे देगा, ग्रहणी दे देगा, और ग्रहणी देने के बाद कहेगा कि अमाशय में चला जाएगा। अब देखिए कितना ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे। ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। अब देखिए इस कंडीशन में बच्चे कंफ्यूज होंगे कि नहीं, ऑप्शन को देखकर। तो इसलिए सीक्वेंस समझना या उसके क्रम को समझना कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर भोजन का संचार होता है और भोजन का उपयोग और पाचन हमारे बॉडी के अंदर कैसे होता है, तो उसके लिए पूरी प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस आपको जाननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। और सीक्वेंस तब समझेंगे जब उनके बातों को आप ध्यान से देखेंगे तब। आशा फ्रेंड्स ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि किस लिए हम लोग इनके बारे में डिटेल से जान रहे हैं। चलिए जरा बात कर लेते हैं बड़ी आंत के बारे में। छोटी आंत की हमने लंबाई आपको बताई थी, लगभग लगभग सबके बारे में बता दिया था। ये लगभग आपकी कितनी, 6 मीटर के आसपास की मिलेगी आपको। इनकी इंच में बताई थी 10 से 14 इंच के आसपास में। ग्रास नली भी 10 आपका सेंटीमीटर के आसपास में। ठीक है, और ग्रसनी तो छोटा भाग है, ये छोटा भाग है जो जुड़ा रहता है किससे, मुख से, क्योंकि इसके अंदर दो द्वार ही खुले रहते हैं, कंठ द्वार, एक था आपका कंठ द्वार और दूसरा एक निगल द्वार, यही दो द्वार मिला रहता है। और इसके आगे जो हमें जानना है, ठीक है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। तो बड़ी आंत नाम बड़ा है लेकिन इसकी साइज क्या है, छोटी है। बड़ी आंत की जो साइज है वह सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1.5 मीटर। कितना है, अबाउट 1.5 मीटर। राइट, तो जरा चर्चा कर लेते हैं बड़ी आंत के बारे में।
और बड़ी आंत के भागों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, छोटी आंत मैंने बताया था कि पाचन का मेन सोर्स है। छोटी आंत हो गया, ग्रास नली हो गया, ठीक है, सॉरी ग्रास नली कह रहे हैं, अमाशय हो गया, यह भोजन के पाचन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जैसे हम बड़ी आंत में जाते हैं ना, तो बड़ी आंत में जाने से पहले यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, अवशोषण होना शुरू हो जाता है। जो पचे हुए भोजन होते हैं ना, उस पचे हुए भोजन का अवशोषण होना शुरू होता है और उसमें जो बेकार पदार्थ होते हैं वह बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। राइट फ्रेंड, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में, तो बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत के बारे में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात कीजिएगा, बड़ी आंत की अगर बात कीजिएगा, तो बड़ी आंत में सबसे पहले सीक्वेंस देखिए कहां से चल के शुरू होगी। ठीक है, यहां पे छोटी आंत है, और छोटी आंत को मैंने बताया था कि छोटी आंत बड़ी कुंडलित अवस्था में रहती है। छोटी आंत कुंडलित अवस्था में रहती है, बताया था हमने। तो ये छोटी आंत कुंडलित अवस्था में रहेगी, और छोटी आंत के ठीक नीचे, अर्थात ये सबसे नीचे वाला पार्ट इसका इलियम है। मैंने इसके सभी पार्ट को बताया था, इलियम सबसे नीचे वाला भाग, जो कि लगभग मेन भाग, लगभग इसका 3/5 भाग ये कवर करता है। इलियम जब जाएगी आगे की तरफ बढ़ेगी, तो इलियम जाके किससे मिलेगी, बड़ी आंत की थैली से मिलेगी। ठीक है, ये बड़ी आंत जो होगी, इसके दो भाग होते हैं मुख्य रूप से। बड़ी आंत के भाग कितने होते हैं, दो भाग होते हैं, एक तो कोलन और दूसरा मलाशय। ठीक है, कौन कौन, एक तो कोलन और दूसरा कौन सा भाग, तो मलाशय। पहला कोलन और दूसरा क्या, मलाशय। अब जरा ध्यान से समझिए कि यहां पे जो ये छोटी आंत है और ये हमारा बड़ी आंत है, ऊपर वाला छोटी आंत और नीचे क्या, बड़ी आंत। तो छोटी आंत और बड़ी आंत जिस पॉइंट पे मिलती है, इससे हम लोग बोलते हैं सीकम। अब सिक्किम ना कहिएगा इसको, ठीक है, इसको क्या कहिएगा, सीकम कहिएगा। ये छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों का ज्वाइंट बिंदु जहां पे मिलेंगे ना, तो ये पतला सा जगह जो बनाएगा, एक नली, एक डक्ट बनाएगा, उस डक्ट को हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। ठीक है, और सीकम जहां पे जाके मिलेगा, वहां से आपका पार्ट कौन सा शुरू होता है, कोलन का पार्ट शुरू होता है। क्लियर है आप लोग को। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सीकम जो था और कोलन था, अब यहाँ पे सीकम से कोलन में एंट्री कर गया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां भी है, बहुत सारे एंजाइम्स का भी स्राव होता है, अग्न्याशय है, यकृत है, बहुत सारे हैं जो स्रावित करने वाले रस है। लेकिन उससे पहले बात आती है कि कोलन और मलाशय का काम क्या है। तो इसमें का जो बेकार पदार्थ होगा, जो अपशिष्ट होगा, वह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा, अर्थात नीचे की तरफ बढ़ेगा, और नीचे की तरफ बढ़ने के बाद बेकार पदार्थ कहां पे स्टोर होगा, तो मलाशय में। कहां पे स्टोर होगा, मलाशय में। बेकार पदार्थ का स्टोरेज है, स्टोर पॉइंट है कहां, मलाशय वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा दिख रहा है मलाशय आप लोग को, ये मलाशय वाला हिस्सा क्या है, आपका स्टोरिंग रूम है। और स्टोर रूम किसका, अपशिष्ट पदार्थों का, बेकार पदार्थों का। अर्थात कि ये मलाशय जो है, इसके अंदर सिर्फ क्या मिलेंगे हमें, बेकार पदार्थ हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है, बेकार पदार्थ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो बेकार पदार्थ कहां मिल रहा है हमें, मलाशय में हमें देखने को मिलेगा। अब ये क्या हो गया कि इलियम आपका सीकम से कोलन, कोलन से मलाशय। उसके बाद क्या होगा कि आपकी इसके अंदर ग्रंथियां जुड़ी रहती है। मैंने बताया कि जो पचा हुआ भोजन, इसका अवशोषण भी शुरू होता है। ठीक है, लेकिन जो ये सीकम वाला हिस्सा है ना बगल में का, यह आपका अवशेषी अंग है। यह सीकम इसके ज्वाइंट बिंदु के पास में है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, और तो और इसके पास एक अंगुली के समान एक पतली सी संरचना भी पाई जाती है, जिस अंगुली नुमा संरचना को हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है कि अपेंडिक्स एक अंगुली के समान ऐसा थैला के समान संरचना ऐसा बना होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका एक पॉइंट आप देख रहे हैं कि इधर से क्लोज है, इधर से क्लोज है, यानी कि बंद है,
गेट एकदम बंद है, ऊपर से गेट खुला हुआ है। अब गेट खुला हुआ है, यहाँ पे नली है, तो कंफर्म है कि कुछ ना कुछ आके गलती से भी गिर सकता है इसमें। तो गलती से भी अगर कोई अनाज के कण या कुछ भी अगर अंदर प्रवेश कर गया तो वो निकलेगा नहीं, और निकलेगा नहीं तो इसी अपेंडिक्स के अंदर ये धीरे धीरे क्या होगा, सड़ना शुरू होगा। और जब अपेंडिक्स सड़ेगा तो बताइए उसका अपघटन होगा, और अपघटन होने के बाद इसके अंदर सूक्ष्मजीवों का आवरण बढ़ता जाएगा। जब सूक्ष्मजीव का आवरण बढ़ेगा तो इसमें धीरे धीरे आपके पेट में दर्द महसूस होगी, और उसी दर्द के समय क्या होगा कि दर्द के समय धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। और जब इसका साइज बढ़ेगा अपेंडिक्स का, उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होगी कि यह कभी भी फट सकती है, और जब ये फटेगी तो 99% चांसेस रखिए कि आपकी मृत्यु फिक्स है, आपकी मृत्यु फिक्स है। इसलिए जनरली आपका नॉर्मल केसेस में भी अगर किसी कारणवश आपके उदर अर्थात कि पेट का ऑपरेशन होता है तो उस समय ध्यान रखिएगा कि अगर वहां पे ऑपरेशन हो रहा है तो उस समय इस अपेंडिक्स को कटवा के बाहर निकाल देना ही सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। इसका शरीर में कोई उपयोग नहीं है सिवाय हानि के, ठीक है। ये आपके लिए फायदा उत्पन्न करे चाहे ना करे, लेकिन हानि जरूर उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जब कभी भी अगर ऑपरेशनल केस हो तो कोशिश कीजिए कि आप अपेंडिक्स को क्या कर ले, वहां से निकाल ले, ठीक है। ऑपरेशन वहां से, ऑपरेशन के समय ये अपेंडिक्स जो है बाहर निकल जाए। क्लियर है आप लोग को? चलिए, अगर बात हो गई कि अपेंडिक्स निकल गया और ये आपका सीकम, इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली ही जानना है, कोलन, मलाशय, सीकम और अपेंडिक्स के बारे में। अब बात आती है कि यह अगर हमारी बड़ी आंत सबसे आखिरी पॉइंट है तो इसके अलावा इनमें सहयोगी ग्रंथियां भी तो होती है। मेन रोल करने वाला अग्न्याशय होता है, यकृत होता है, तो इनसे भी तो आपकी मटेरियल निकलती है जो उपयोगी मटेरियल है। जरा हम लोग इसके बारे में चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे किसके बारे में, पाचन ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में जानना है हम लोग को? पाचन ग्रंथि के बारे में। देखिए, पाचन ग्रंथियां या पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि का मतलब पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियां जो पाचन की क्रिया के लिए जिम्मेवार, ठीक है। देखिए, पाचन ग्रंथि की अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहले नंबर आता है लाड़ ग्रंथि की। किसकी बात आती है? लाड़ ग्रंथि। और इस लाड़ ग्रंथि के अंदर अगर पाचन ग्रंथि की बात कीजिएगा तो कुल 3 पाचन ग्रंथियां यहां पे पाई जाती है। कुल 3 पाचन ग्रंथि पाई जाती है। अब कुल 3 पाचन ग्रंथि है तो पाचन ग्रंथि की वजह से यहाँ पे एसिडिक जूस निकलता है, और एसिडिक जूस निकलने का मतलब है कि पूरा जो यह रस होगा, यह जो पाचक रस होगा, यह एसिडिक होगा, मतलब अम्लीय होगा। और इस पाचक रस की अगर बात करें अम्लीयता की तो इसका पीएच मान 6.8 होगा। एग्जाम में कभी कभी क्या बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए मुंह का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो कितना होगा? 6.8 होगा, क्योंकि ये 3 पाचन ग्रंथियां पाचक रस अम्लीय रूप में स्रावित करती है। अब अगर पाचक रस 6.8 होगा तो इसके अंदर कौन सी आपकी रस जो होगी वह निकलेगी? तो यहां पे आपका जो एंजाइम्स निकलती है वह आपका एमाइलेज है, ठीक है। और एमाइलेज जो एंजाइम है, यह एमाइलेज एंजाइम करता क्या है? तो यह पाचन स्टार्ट करता है किसकी? तो मंड की। किसका पाचन स्टार्ट करती है? मंड का पाचन शुरू करता है, मंड का पाचन शुरू करता है। क्लियर हो गया आप लोग को? मतलब क्या, लाड़ ग्रंथि है, कुल 3 पाचन ग्रंथि है, पाचक रस 6.8, और एमाइलेज क्या होगा? इनके अंदर पाया जाएगा जो मंड का क्या करेगा? पाचन करेगा। तो पहली ग्रंथि क्लियर हो गई आप लोग को, लाड़ ग्रंथि में। अब जरा सा जो जान लेते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में, मतलब हमारे शरीर में उससे बड़ा ग्रंथि कोई नहीं है। जरा आप इस हिंट से आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, ठीक है। तो अगर सबसे बड़े ग्रंथि की अगर बात कीजिएगा तो बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है।
तो जरा यकृत है, तो जरा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए उस यकृत का वेट कितना होता है। यकृत है, उस यकृत का वेट लगभग हमारे शरीर में कितना होता है। ठीक है, अगर बड़ी ग्रंथि है तो कंफर्म है कि उसके अंदर निकलने वाले पाचक रस भी महत्वपूर्ण होंगे और उनका वजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जरा हम बात कर लेते हैं किसकी, यकृत की। राइट, हम बात किसकी कर रहे हैं, यकृत की। ये पहला ये था। दूसरा नंबर क्या है हमारा, यकृत। ठीक है, और यकृत की बात कीजिएगा तो यकृत का वजन कुल 1.5 केजी होता है, यानी कि लगभग 1.5 केजी होता है। ठीक है, अब यकृत से सटे, मान लीजिए कि यह यकृत वाला हिस्सा हो गया थैला, और यह जो यकृत होता है वास्तव में यह क्या होता है कि उदर गुहा के दोनों साइड में आपके यह पाया जाता है। और यकृत के आपके उदर वाले हिस्से में एक और छोटी सी थैली पाई जाती है, जिस थैली को हम लोग गल ब्लाउडर कहते हैं और हिंदी में इसे पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्ताशय। बात समझ में आ रही है, ये यकृत हो गया और ये क्या हो गया आपका, ये पित्ताशय हो गया। पित्ताशय दरअसल क्या होता है कि यकृत के ही उदर वाले क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, पित्ताशय पाया जाएगा। और पित्ताशय पता है आपको कि पीत रस को स्रावित करता है। राइट, अब क्या होता है कि यकृत से निकलने वाला रस, पित्ताशय से निकलने वाला रस, यह आगे की तरफ बढ़ता है। जब आगे की तरफ बढ़ता है तो रास्ते में इसका एक और फ्रेंड आपका मिल जाता है, और वो फ्रेंड का नाम है अग्न्याशय, है ना जी। अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशयी रस, अब ये भी जाकर इसी में मिल जाता है। अब ये तीनों मिल गए। समझिए ध्यान से कि यकृत आपका हो गया पित्ताशय से निकलने वाला पित्ताशय रस है। अब पित्ताशय से निकलेगा तो पित्ताशय से पहले बारीक बारीक नली निकलेंगी, तो पित्ताशय वाहिनी हो जाएगी, यानी पित्त वाहिनी जिसे कहते हैं। पित्ताशय वाहिनी मतलब क्या, पित्त वाहिनी, पित्त वाहिनी यानी कि पित्त को निकलने वाली नली। ठीक है, अब पित्त वाहिनी या यकृत से निकलने वाली यकृत नलिका हो जाएगी। कौन नलिका हो जाएगी, यकृत नलिका होगी, यकृत नलिका होगी। तो पित्त वाहिनी और यकृत नलिका यह दोनों जब मिलेगी तो, और उसके बाद अग्न्याशय मिल जाएगा, तो यह तीनों मिलने के बाद यह आगे की तरफ साथ मिलके बढ़ेगा ना जी। तो जब आगे बढ़ेगा पित्त वाहिनी, यकृत नलिका और अग्न्याशय ब्रश, यह जब तीनों एक साथ मिलकर जब आगे बढ़ेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जब ये सब एक साथ मिलेगा तो पहुंचेगा कहां, ये सब के सब एक साथ मिलके छोटी आंत के ग्रहणी में प्रवेश करते हैं। छोटी आंत के कहां प्रवेश करते हैं, ग्रहणी में प्रवेश करते हैं, ग्रहणी में प्रवेश करते हैं। अब अग्न्याशय से जब रस निकलेगा तो बताइए अग्न्याशय को ले जाने वाली, अग्न्याशय की आपका अग्न्याशय की जो रस है जिसे हम लोग कहते हैं अग्न्याशय रस, तो इसके लिए वाहिनी होगी। ठीक है, और एक और बात है, जो यहाँ पे पित्ताशय जो गल ब्लाउडर से पीत निकलता है यह गाढ़ा पीला रंग का होता है, गाढ़ा हल्का सा हरा और पीले कलर का होता है, गाढ़ा हरा होता है या फिर थोड़ा सा पीलापन आएगा इसमें। ठीक है, और जनरली जो होता है ये क्षारीय अवस्था में होता है। किस अवस्था में पाया जाता है, क्षारीय अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। एक और बात जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई एंजाइम्स नहीं मिलेगा जी आपको। पित्ताशय में जो पीत रस है इसमें आपको कोई एंजाइम्स देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एंजाइम्स इसमें नहीं पाया जाएगा। क्लियर हो गया जी, तो एंजाइम्स नहीं मिलेगा, गाढ़ा हरा पीला रंग का होगा और क्षारीय होगा। भाई क्षारीय इसलिए होता है कि अंदर पहुंचने वाला छोटी आंत में सब मटेरियल अम्लीय है। तो मान लीजिए कि सब मीठ रसे है, सब आपका खट्टे वाला है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कोई और भी थोड़ा सा मटेरियल होना चाहिए तीखा जो उसको कंट्रोल करेगा। जैसे मान लीजिए आप अगर आपके पास सब झगड़ा करने वाला अगर 10 गो फ्रेंड हो और 10 फ्रेंड एकदम झगड़ा करने वाला हो कि 2 मिनट में कोई मामला हो तो झगड़ा पे बात उतर जाए, तो उसमें कम से कम 1-2 ऐसा फ्रेंड भी होना चाहिए ना कि अगर कोई मामला हो भी तो उसको सलट ले,
तो हर किस्म का लोग आपको चाहिए एक साथ में, तब ना ग्रुप बनेगा जी। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होता है। गाढ़ा पीला रंग का यह क्षारीय है, अब बाकी सब जो रस निकल रहा है अग्न्याशय वाला, यकृत वाला, यह सब रस क्या है आपका, यह सब के सब रस जनरली क्या मिलेंगे आपको, सब के सब मिलेगा आपको अम्लीय रूप में। मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि इससे निकलने वाला रस है HCl। बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैसा होगा भाई, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कंफर्म है कि क्या होगा, अम्लीय होगा। उसके बाद क्या होगा, इसके अलावा भी और भी अम्ल एसिड निकलते हैं, तो एसिडिक फॉर्म का मतलब अम्लीय चीज निकलेगा। तो यह क्षारीयता क्या करती है, यह क्षार जो होता है कि अम्लीयता को कम करती है। अगर यह आपका छोटी आंत के अम्लीयता का कम नहीं होगा ना, तो यह अग्न्याशय रस उस पर काम ही नहीं करने देगा। ठीक है, अग्न्याशय रस में जो एंजाइम्स पाए जाएंगे उसको काम ही नहीं करने देगा। और अग्न्याशय रस में बहुत इंपोर्टेंट आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम्स, जैसे मान लीजिए बात कर लेते हैं ट्रिप्सिन की, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन की। तो ट्रिप्सिन किस पे काम करेगा, प्रोटीन पे, अर्थात कि ट्रिप्सिन ना काम करे तो प्रोटीन का पाचन ही नहीं होगा। ट्रिप्सिन अगर काम ना करे तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को आप सुने होंगे कि दूध नहीं पचता है, दाल खाते तो नहीं पचता है, पेट खराब हो जाता है, मतलब कि पचता ही नहीं है, जैसा खाते हो वैसा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो भाई आपके अंदर जब निकलेगा ये एंजाइम्स तब ना काम करेगा प्रॉपर तरीके से, तो आपको तो प्रॉब्लम हो गया है अंदर है। आप खाना खाने में आपको असंकुचित तरीके से असंतुलित खाना खाते हैं, फिर दिन भर फास्ट फूड खाते रहते हैं, तो बताइए सारा सिस्टम नहीं बिगड़ेगा जी। तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का करेगा पाचन। उसके बाद एमाइलेस है, एमाइलेस, तो एमाइलेस के बारे में पहले ही बताया था मैंने, पाचक रस में एमाइलेस है, तो एमाइलेस इससे भी निकलता है। तो एमाइलेस क्या करेगा, तो यह मंड का पाचन करता है, या सीधे शब्दों में बात करें तो यह कार्ब्स का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा, कार्ब्स का, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेस हो गया। इसके अलावा न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लिक एसिड को पाचन करने में मदद करेगा। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लिक एसिड का पाचन करेगा, न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, तो इस तरह से आपके पाचन करने वाले बहुत तरह की एंजाइम्स जो होते हैं इनके अंदर। उसके बाद आपका लाइपेज भी है, लाइपेज भी है जो वसा का पाचन करता है। लाइपेज, लाइपेज किसका पाचन करेगा, वसा का। तो ये भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी आपकी रसें जो होती है अग्न्याशय में पाई जाती है, इन सभी भागों में पाई जाती है। सब के काम पूरा डिटेल में समझेंगे, अभी तो सिर्फ इनके पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा एक बार ब्रीफ कर ले। तो ऐसा है आपको बड़ी आंत और पाचन ग्रंथिया के बारे में। एक ग्रंथि छूट ही दिया, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में जो जठर रस निकलता है ना, तो उसमें HCl आपको मिलता है भरपूर मात्रा में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने पिछले क्लास में चर्चा कर दिया था आपको कि जठर रस जो निकलता है लगभग प्रतिदिन 3 लीटर निकलता है बॉडी के अंदर। और वही पाचन का समय है। जो आपको भूख लगता है ना, तो जब ये सब एसिड निकलता है तो बॉडी के अंदर, पेट के अंदर खलबली मचाता है, और वही पेट के अंदर खलबली है जो महसूस कराता है भाई बड़ी तेज भूख लगी हुई है। तो मामला समझ में आ गया आपको। तो आशा फ्रेंड्स एक क्लियर हो गया होगा बड़ी आंत और पाचन ग्रंथि। अगले क्लास में और डिटेल में और आगे की बातें समझेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।